हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN1 के बारे में बताया था और SN2 के बारे में। जैसे कि SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हमने बताया था वो क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। और SN1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने बताया था टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। एक बार फिर से मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वजह क्या है इसकी। तो इसकी रिएक्टिविटी की वजह तो हमने बताया था क्योंकि टर्सरी के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। टर्सरी के केस में क्या होता है, C है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, ये है टर्सरी कार्बोकैटायन। जब इसके ऊपर OH नेगेटिव अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये जो बड़ा ग्रुप बल्कि ग्रुप हो जाता है, तो ये क्या करेगा, इसका रास्ता रोक देता है। और जब ये इसका रास्ता रोकेगा तो रिएक्टिविटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, SN1 की बात करें, SN1 के केस में हुआ क्या था? SN1 दो स्टेप में हुई थी जिसमें कार्बोकैटायन बना था। और मैंने आपको बताया था जिस भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा उसमें टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। चलो नहीं है तो छोड़ दो बात, ठीक है। तो इस केस में ये था। अब मैं इनके कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, कोई कागज दे दो। अब मैं इनकी एग्जांपल लेने जा रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास क्या है, CH3 C, CH3 CH3 C, हमारे पास है CH3 CH2 CH, और हमारे पास है CH3 CH CH3 C, हमारे पास ये है। और इसको अगर कहते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी, तो SN1 का हम बेटा पहले ऑर्डर याद करेंगे। इनमें आप कंफ्यूज रहोगे, ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो आप इनमें कंफ्यूज रहोगे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देख लेना कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। पहले टर्सरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। तो इस केस में ये टर्सरी है तो ये सबसे हाईली रिएक्टिव होगा, ये सेकेंडरी है ये दूसरे नंबर पे आएगा, और लीस्ट रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसी तरीके से अगर आपसे कहते हैं CH3 CH2Cl, CH3 CH2Br एंड CH3 CH2I, और आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को पूछेगा, तो आप चाहे SN1 में पूछे चाहे SN2 में पूछे, उस चीज में केवल आपको किस चीज पे फोकस करना है कि कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है। मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी बताई थी कि जो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रिएक्टिव है। हम देखेंगे I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इस तरीके से सीरीज थी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव I नेगेटिव हुआ, क्योंकि ये क्या है, इसको एक चीज याद रखना, इसको बोलते हैं बेटर लिविंग ग्रुप। ये बेटर लिविंग ग्रुप है, जल्दी लीव कर जाता है तो हाईली रिएक्टिव है। तो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, ठीक है, इसमें ऑर्डर ये रहेगा। फिर मैं आपको कुछ और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लो हमारे पास आ गया, हमारे पास ये I है, हमारे पास Br है और हमारे पास है Cl। मान लो हम इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करें तो सिंपल है, साइकिल लगने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको केवल क्या देखना है कि कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ऑर्डर ये हो जाएगा रिएक्टिविटी का। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि मान लो हमारे पास ये I है, अब हमारे पास ये है, यहाँ पर CH3 और फिर I है, हमारे पास CH2I। इनमें से आपसे कंपेयर करेगा वो कि इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, और उसने कह दिया SN1 रिएक्टिविटी बताएंगे। SN1 लिखते ही आप क्या समझोगे? टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो आप देखोगे ये कौन से वाला है, ये सेकेंडरी है। आप देख लो कि हमने बताया था कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर डायरेक्टली दो से जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है एक इधर जुड़ रहा है, तो डायरेक्टली कितने से
अटैच हो गया, ये 2 से, तो इसको सेकेंडरी कहेंगे। ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है, टर्सरी हो गया ये, ठीक है। और ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली केवल एक से जुड़ा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, प्राइमरी कह देंगे। तो हम इस केस में बताएंगे कि SN1 में टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये सेकंड पे आ जाएगा और ये किस पे आ जाएगा, थर्ड पे। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अगर आपसे पूछा जाए अगर मान लो आपसे पूछ ले कि हमारे पास है CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Br CH3 CH2 I, ठीक है, और CH3 ऐसे कंपेयर करा, ठीक है। अब चाहे SN1 हो चाहे क्या हो SN2, ठीक है, उस केस में आप क्या देखोगे आप कि जैसे आपके पास मान लो मैं SN2 पूछ लेता हूँ, SN2 रिएक्टिविटी की बात हो रही है। SN2 में प्राइमरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, टर्सरी सबसे कम। इस केस में सारे ही प्राइमरी हैं। आयोडीन है वो कैसा है, बेटर लीविंग ग्रुप है, तो इसको हम फर्स्ट कह देंगे, फिर इसको सेकंड कह देंगे। अब इस पे भी Cl है और इस पे भी Cl है, इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि इस पे 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, मींस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकेंगे तो ये जल्दी कर पाएगा, ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, और ये लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं SN1 के बारे में 1-2 चीजें और बता रहा हूं आपसे कि SN1 जो रिएक्शन है उस केस में जैसे हमारे पास था CH3 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 और यहाँ पर मैं Br ले लूंगा, ठीक है। हमने बताया था CH3 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 पॉजिटिव प्लस Br क्या हो गया यहाँ पर नेगेटिव। तो आपको इस केस में क्या ध्यान रखना है, आपको इस केस में केवल ये ध्यान रखना है कि ये कार्बोकैटायन अपने आप क्रिएट नहीं हो रहा है, ये कार्बोकैटायन अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई सॉल्वेंट लेते हैं, कोई लिक्विड लेते हैं, और वो लिक्विड कौन सा लेते हैं। तो पहले मैं सॉल्वेंट की टाइप बता रहा हूँ आपको कि सॉल्वेंट की टाइप कितनी होती है। सॉल्वेंट 2 तरह के होते हैं, एक क्या होता है पोलर सॉल्वेंट और एक क्या होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब वो होता है जो पोल क्रिएट करे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पोलर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटिक पोलर होता है और एक एप्रोटिक। नॉन पोलर का तो जैसे आप बता सकते हो, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मैं आपको प्रोटिक और नॉन प्रोटिक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। होंगे तो दोनों ही पोलर, लेकिन एक प्रोटिक होगा और एक एप्रोटिक। तो प्रोटिक वो होते हैं जो क्या करें, H पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटिक, और जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस ना करें उसको क्या कहेंगे, एप्रोटिक। मींस हम यहाँ पर जो सॉल्वेंट लेंगे वो बेटा प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब वो सॉल्वेंट जो क्या करे, H पॉजिटिव आयन का प्रोड्यूस करे। अब आप इसमें देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ C2H5OH, तो C2H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव ये प्रोड्यूस करता है, तो हमें इस तरह के सॉल्वेंट लेना है। एप्रोटिक का मैं कीटोन एग्जांपल ले सकता हूँ, है तो पोलर लेकिन एप्रोटिक मतलब H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं CH3COCH3, ठीक है। तो आप इन चीज का ध्यान रखना कि यहाँ ये अपने आप नहीं चला जाएगा, इसको मतलब आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, इसको आयंस में प्रोड्यूस होने के लिए इसको कुछ चीज की जरूरत होगी पोलर सॉल्वेंट की, वो भी कैसा, प्रोटिक। क्यों? क्योंकि जब H पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और शिफ्ट कैसे चार्ज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। तो इसको ये किसमें, टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देगा। तो ध्यान रखना कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है,
SN1 रिएक्शन एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, वो कैसा होना चाहिए, प्रोटिक, और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। SN1 के बारे में मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो SN1 है, जैसे SN2 का हमने बताया था, SN2 कैसे होते हैं, SN2 के केस में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब हमने बताया था कि जो जैसे छाता है, तेज हवा चलती है, पलट जाता है, इसी तरीके से जो H की पोजीशन थी कार्बन के साथ वो पलट गई थी। इसमें अगर मैं SN1 की बात करूं, इसमें वो नहीं पलटती, तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब ये है कि वो पलटे नहीं, जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ रहे थे वो केवल उसी पोजीशन पे रहे, चाहे CH3 जुड़ रहा था, चाहे हाइड्रोजन जुड़ रहा था, जो भी एटम या मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे वो उसी पोजीशन पे रह जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये बात याद रखना, ये बनाते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, रेशमाइजेशन को फॉलो करते हैं। ये रेशमाइजेशन होता क्या है, थोड़ा सा आगे चल के हम इसका पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जैसे SN1 और SN2 आपको अच्छे से आ गया है, इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके पास है, ये है Cl है और यहाँ पर Cl है, और SN1 रिएक्टिविटी के बारे में बताइए। तो आपसे वो ऐसे पूछता है तो आप सीधा से समझोगे कि ये सेकेंडरी है और ये कैसा है, प्राइमरी। सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो आप क्या कहोगे, SN1 की तरफ ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा। अब हम इसके बारे में और बात करते हैं, इससे अगला टॉपिक उठाते हैं, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। कि कोई भी सोर्स है, ऑर्डिनरी सोर्स है लाइट का, लाइट आ रही है, उससे ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, ऑल प्लेन्स में वाइब्रेट करती है, ये कोई सोर्स हो गया। अब अगर इसकी लाइट हम किसी निकोल प्रिज्म से गुजारे, ये क्या है, निकोल प्रिज्म, ये कोई ऑर्डिनरी सोर्स है, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। अब देखना क्या होगा, ये जो निकोल प्रिज्म होती है ये कैल्साइट की बनी होती है। कैल्साइट बोले तो जिसमें किसका यूज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, उसका यूज करके इसको बनाया जाता है। और इसकी क्या खासियत है कि ये इस लाइट को क्या कर देता है, इस तरीके से अरेंज करता है कि ये केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट, पहले तो ये ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही थी, ऑल प्लेन में वाइब्रेट हो रही थी, अब ये क्या हो गई, इट वाइब्रेट्स ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, तो वो लाइट जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर हम किसी सब्सटेंस से, किसी सॉल्यूशन से इसको गुजार दें, ये कोई सॉल्यूशन है, कोई सब्सटेंस है, इसमें से हमने इसको पास कर दिया, ठीक है, और ये इस लाइट की डायरेक्शन को चेंज मतलब रोटेट कर दे, जैसे ये अभी तो एक ही प्लेन में, फिर इसको इधर कर दे या उस डायरेक्शन में रोटेट कर दे। ठीक है, तो ये मान लो ऐसे हो गया कि पहले तो ये लाइट ऐसे थी, अब इसने इसको ऐसे वाइब्रेट रोटेट कर दिया। ठीक है, ये लाइन ऐसे थी, अब ये इस डायरेक्शन में हो गई, किससे, अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है इसको ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, अब यहां से आप समझ सकते हो कि होते क्या हैं। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दें। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो कि व्हाट आर प्लेन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, पहले तो आप अगर देखोगे कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आप कहोगे वो लाइट जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं।
दूसरा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दें, उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अब ये जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है ये भी दो तरह के होते हैं। ये है, इसने इसको इधर घुमाया, ये इसको इधर भी तो घुमा सकता था, ठीक है, इधर था राइट में, मान लो क्या कर दिया, इसको राइट में रोटेट कर रहा है, कैसे कर सकता है, लेफ्ट में भी रोटेट कर सकता है, ठीक है। अगर राइट में रोटेट कर रहा है तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट में करता है तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। ठीक है, राइट में डेक्स्ट्रो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो डी से या इस तरह से पॉजिटिव राइट के लिए, अगर लेफ्ट के लिए तो एल या कैसे नेगेटिव साइन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, आर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है, अगर उसको हम निकोल प्रिज्म से पास करें तो वो केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब उस लाइट को अगर हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से गुजार दें, मतलब किसी सब्सटेंस से गुजारे, वो उसको रोटेट कर दे, तो उसको कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अगर वो राइट में रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट में कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लेवो रोटेटरी कहेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ पर मैं आपको एक टर्म और बता रहा हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर। What are optical isomers? ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं, वो आइसोमर्स मींस जिनका फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करे, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे। जैसे एक राइट में जितना किया है, दूसरा क्या करे, उसको लेफ्ट में रोटेट कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर फिर से समझना, द आइसोमर्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो क्या करे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक राइट में रोटेट कर रहा है, मान लो एक ए है दूसरा बी है, सेम फॉर्मूला है, ये राइट में रोटेट करता है, इसमें से पास करे तो ये क्या करे, लेफ्ट में रोटेट करते, तो ये क्या हो गई, इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर बोले। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं एक दो काम की चीज बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा यूज होंगी। एक होता है कायरल सब्सटेंस और एक होता है अकायरल। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं कायरल, इसको आप चीरल नहीं पढ़ोगे, ठीक है, इसको पढ़ोगे कायरल, और इसको आप क्या पढ़ोगे, अकायरल। एक कायरल है एक अकायरल है। ठीक है, कायरल का मतलब होता है एसिमेट्रिकल, asymmetrical means non superimposable mirror image। नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। और अकायरल की बात करें तो हम सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक, अब आप देखना किस तरीके से होता है सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये चीज मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूं। मान लो हमारे पास है P है, ठीक है, हम इसकी मिरर इमेज देखें, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको अगर उठा के इस पे करें, ये इसको सुपर इम्पोज करे, कवर कर ले तो सुपर इम्पोजेबल, ना करे तो नॉन सुपर इम्पोज। इसको उठा के रखेंगे तो इसका ये पार्ट इधर है और इसका इधर है, इसको सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, इसको कवर नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जांपल इधर का मैं बताता हूं कि जैसे हमारे पास A है, हमने इसकी मिरर इमेज देखी, क्या बना, A बना।
इसको उठा के रखेंगे, इसको पूरे को कवर कर लेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो ये तो सिमेट्रिकल है और ये कैसा है, एसिमेट्रिकल। ऐसे काफी एग्जांपल मिल जाएंगे। बी होगा, बी इसमें इधर होगा, दूसरी साइड उल्टा बन जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब अभी तक तो मैं कायरल सब्सटेंस की बात कर रहा था, अगर मैं कायरल कार्बन की बात करूं तो, ठीक है, कायरल कार्बन, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर एक कार्बन के साथ 4 अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ये जो कार्बन है ये कैसा है, कायरल कार्बन। ठीक है, और अगर एक कार्बन के साथ एक से ज्यादा सेम जुड़ रहे हैं, जैसे ए बी ए सी, इस तरीके दो क्या हो गए इसके अंदर, सेम हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, अकायरल कार्बन। आपके सीबीएसई में कई बार पूछ लिया जाता है, 2 दे दी सब्सटेंस, इनमें से कौन सा कायरल है, 4 दे दी, छठो कायरल कौन सा है, जैसे ए बी सी डी, तो इनमें से कौन सा कायरल है। तो आप देखोगे अगर जिस कार्बन पे सारे डिफरेंट हैं तो उसको कायरल कहेंगे। अगर कोई भी 2 सेम है, एक से ज्यादा सेम है, तो उसको क्या कह देंगे, अकायरल है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं सी है, Cl Br I और H, और आपसे पूछ लिया, सॉरी यहाँ पर मैं I कर रहा हूँ, अब आपसे पूछ लिया कि इसमें ये कायरल है या कायरल, तो आप क्या कहोगे, ये कायरल है। क्यों कायरल है, क्योंकि इस पे सारे एटम अलग अलग जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर करूं कि यहाँ पर है Cl, यहाँ पर Br, यहाँ पर H और यहाँ पर भी क्या है, H, तो सेम एटम जुड़ रहे हैं, 2 सेम एटम है, तो इसको हम क्या कह देंगे, अकायरल कार्बन। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो टर्म यूज होती है दैट इज एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स having non superimposable mirror image, having non superimposable mirror image। ध्यान देना, ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या बताया था मैंने, वो आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करे, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे। लेकिन अगर उनकी मिरर इमेज देखें तो कैसी हो, नॉन सुपरइम्पोज, एक दूसरे को कवर ना करे, तो उसको क्या कहेंगे हम, एनेंटियोमर्स। एग्जांपल लेंगे, इससे ही जुड़ी हुई टर्म है रेसमिक मिक्सचर। एक नंबर में ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं। अगर कोई कंपाउंड बनाया है, कोई सॉल्यूशन बनाया है और उसमें क्या हो, टू इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंटियोमर्स, ठीक है, वो मिला दिए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, रेसमिक मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, इक्वल अमाउंट ऑफ क्या हो, एनेंटियोमर्स डाले गए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है CH3 COOH HNOH, ठीक, एक कोई सब्सटेंस, हमने इसकी मिरर इमेज बनाई तो क्या हुआ, CH3 COOH OH and H, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो बेटा ये दोनों क्या है, एनेंटियोमर्स हैं, ठीक है, कि ये जो है और ये है, क्या इन दोनों की इमेज है वो कैसी है, सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल है।
नॉन सुपर इम्पोजेबल है क्योंकि अगर इसको उठा के और बिल्कुल इस पे रखेंगे तो हम उसको नहीं रख पाएंगे, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल तो मिरर इमेज हो गई। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि अगर ये राइट में रोटेट कर रहा है तो ये कहां रोटेट करेगा, लेफ्ट में, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर हो गए जिनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब इसकी एक चीज समझना, ये जो रेसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाए, और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं, जो रोटेट ना कर पाए। रेसमिक मिक्सचर बना, मान लो ये और ये बराबर ले लिया, ठीक है, ये दोनों मिला लिया हमने इक्वल अमाउंट में, तो इक्वल में तो इफेक्ट भी इक्वल डालेंगे, जितना ये राइट में रोटेट करेगा उतना ये लेफ्ट में कर देगा कि नहीं कर देगा। तो जो चीज मान लो ये लाइट थी, ठीक है, इसने इसको थोड़ा सा राइट में रोटेट किया, ठीक है, लेकिन इसने फिर क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा लेफ्ट में रोटेट कर दिया, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ कि वो वहां की वहां रहा। अरे समझ रहे हो, वो वहां की वहां रहा, तो वो कैसा हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, ना कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप क्या कहोगे, जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये बात याद रखना। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो SN1 होता है वो क्या करता है, वो रेसमिक मिक्सचर बनाता है, रेसमाइजेशन को फॉलो करता है, कैसे वो बताता हूं। SN1 की मैं बात करूं, ठीक है, कार्बोकैटायन बन रहा था CH3 CH3 पॉजिटिव, ठीक है, और इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बनता है, CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है CH3 और न्यूक्लियोफाइल इधर भी हो सकता है, इक्वल अमाउंट में बनते हैं, आइसोमर हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर है, मतलब एक राइट में करेगा तो ये क्या करेगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा, लेकिन इमेज है वो कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये क्या बना रहा है, रेसमिक मिक्सचर बना रहा है कि नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि रेसमिक मिक्सचर बनाता है, रेसमाइजेशन को फॉलो करता है कौन, SN1 रिएक्शन। कई बार ऐसा हुआ है कि पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि SN1 रिएक्शन या मतलब रेसमिक या रेसमाइजेशन को फॉलो कौन करता है, तो आप क्या कहोगे, SN2 और SN1 में से SN1 जो है वो रेसमिक मिक्सचर बनाती है, रेसमाइजेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था SN1। अब मैंने आपको वो चीज तो बताई थी, इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन। जो हेलो एल्केन है वो दो तरह की मैंने बताया था रिएक्शन फॉलो करते हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब एक रिएक्शन जो फॉलो करते हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन नेम रिएक्शन है, कई बार ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के नाम से आती है, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर कि इसका सिस्टम ये है कि जैसे हमारे पास है CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन अगर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ कर रहा हूं, ठीक, तो इसमें से जो बीटा हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। एलिमिनेट का मतलब रिमूव होना, निकल जाना, चले जाना, छोड़कर। तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है,
बीटा क्या बताता हूँ, जो हाइड्रोजन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा, तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो इसमें से जो बीटा हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा आप देखना, CH3 है हमारे पास, CH2 है और हमारे पास क्या है, Cl, प्रेजेंस अल्कोहलिक KOH की, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक Cl यहाँ से, तो क्या बनेगा, एल्कीन बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक के साथ क्या हो जाएगा, Cl, KCl, और OH के साथ क्या चला गया, H, तो क्या बन जाएगा, H2। ये रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब देखना जैसे ये है, और ये है अल्कोहलिक KOH, फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा है, बीटा है, हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, बीटा से जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। अगर मैं कहूँ CH3 CH2 CH Cl और यहाँ पर है CH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH ले लिया, क्या होगा इसमें, इसमें होगा ये, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है अल्फा हो गया, बीटा इसमें ये भी हो सकता है और बीटा इसमें ये भी हो सकता है। अब दिक्कत होगी कौन से बीटा से जाएगा, जिधर कम हाइड्रोजन होंगे वहां से रिमूव होगा, स्टेबिलिटी की वजह से, ये बता देता हूं। तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है, प्लस KCl प्लस H। बेटा इसमें गौर करोगे आप लोग, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, किसी तरफ से जा सकता है, जाएगा ये भी, लेकिन इधर जो डबल बॉन्ड लगेगा वो माइनर बनेगा, ये कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबिलिटी की वजह से। तो ये जिसने भी बनाया इस रूल को हम क्या बोलते हैं, सेट-जेफ रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है सेट-जेफ रूल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास ये है, ये भी दो तरीके से बन सकता है, C डबल बॉन्ड C है, एक तरफ CH3 है, इस C के साथ देखो एक तरफ CH3 है, एक तरफ क्या है, H है, इसमें ये C है, एक तरफ H है और एक तरफ क्या है, CH3। अब जरूरी नहीं है यही बने, ये इस तरीके से बन सकता है, C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 है, इधर H है, इधर CH3 है, इधर H है। तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल सेम साइड अटैच है तो उसको सीस आइसोमर बोलते हैं, और सेम साइड वाले अगर अपोजिट में है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो इसमें से ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ये मेजर होता है, वजह क्या है, बिकॉज ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। क्यों, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक आ जाते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो एक साइड हो गए, रिपल्सन हो जाती है, और रिपल्सन की वजह से क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आप इसमें क्या देखोगे कि जो ट्रांस है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम सेट-जेफ रूल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताना तो और भी चाह रहा था मैं,
चलो बता ही देता हूँ, थोड़ा सा गले में दिक्कत थी। चलो कि ये फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे हम। कि जैसे मान लो हमारे पास है CH3 CH2 Cl प्लस एक्वस ये बनता है इस केस में। अगर मैं कहूं अल्कोहलिक KOH तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। कन्वर्जन में, कंप्लीट द रिएक्शन में बहुत पूछा जाता है। लास्ट जो पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे कह देते हैं कि अगर हम हेलो एल्केन की एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, और अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ बनाते हैं तो एल्कीन बनता है। ऐसा क्यों, क्या वजह है? क्योंकि एक्वस KOH में K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वाटर, एक्वस का मतलब क्या हो गया, वाटर के अंदर वाटर इसको डिसोसिएट कर देता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। और OH नेगेटिव क्या है, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है जो क्या करेगा, Cl को डिस्प्लेस कर देगा और वहां पर लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। लेकिन इस केस में ये क्या है, अल्कोहलिक KOH में है। अल्कोहलिक KOH बताया था मैंने, प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या हो गया C2H5O नेगेटिव और प्लस क्या करेगा H पॉजिटिव, ठीक है, सेपरेट करेगा। तो ये जो है C2H5O नेगेटिव, इसके कंपैरिजन में क्या है, इसके कंपैरिजन में आपको बताऊं कि जैसे C2H5O नेगेटिव, OH नेगेटिव भी एक क्या है, बेस है, और ये भी क्या है, एक बेस है, ये वीक बेस है। तो वीक बेस की वजह से और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करता है, Cl को हटा देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। इसकी बात कहूं तो ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है, उसके कंपैरिजन में आपको सिंपल जो फंडा देखना है, बिकॉज OH नेगेटिव इज वीक बेस, वीकर बेस देन C2H5O नेगेटिव। ये आया कहां से, हमने सॉल्वेंट लिया है अल्कोहलिक KOH। तो ये जो C2H5O नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है, तो बेस की क्या आदत है, H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा से क्या करता है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव को छीन लेगा, H को निकाल लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया कि नहीं। तो इसमें क्या हो गया, एलिमिनेशन। वजह क्या रही, ध्यान रखना, OH नेगेटिव एक वीकर बेस है, C2H5 स्ट्रॉन्गर बेस है। अब स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है और ये वीकर बेस क्यों है, ये चीज और मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। OH नेगेटिव है एंड C2H5O नेगेटिव। बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते, ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे भी, इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे भी, दोनों डोनेट कर सकते। लेकिन स्ट्रॉन्गर बेस वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए, ठीक है। इसके ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकता हूं। तो ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ज्यादा हो गए, जिसके पास ज्यादा होंगे वो आसानी से डोनेट करेगा और स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, बिकॉज़ C2H5O नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस देन OH नेगेटिव। ये इसका मेन रीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से करना। कल नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।